सोचिए जरा, भारत केवल एक देश नहीं बल्कि सदियों तक दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यता। वो भारत जहां से दुनिया को गणित मिला, शून्य मिला, मसाले मिले, बारीक सूती कपड़े मिले। 16वीं और 17वीं सदी में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 25% हिस्सा अकेले संभालता था। यूरोप के बाजार भारत के बिना सूने थे। वहां के राजा और व्यापारी भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते खोज रहे थे। इसी लालच ने पुर्तगालियों को गोवा तक पहुंचाया, डच और फ्रांसीसी व्यापारियों को भारत लाया, और इसी लालच ने इंग्लैंड को एक ऐसी कंपनी बनाने के लिए मजबूर किया जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। साल 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए और जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। कागजों में यह सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका काम था भारत और एशिया से मसाले और कीमती सामान खरीदना। लेकिन इस कंपनी को अपने जहाज रखने, किले बनाने और सैनिक रखने की आजादी भी मिली हुई थी। 1612 में कंपनी के जहाज भारत के तट पर पहुंचे, सूरत के बंदरगाह पर, और अंग्रेज व्यापारी मुगल दरबार तक पहुंचे। उस समय मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था। जहांगीर बादशाह को अंग्रेजों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उन्होंने व्यापार की अनुमति दे दी, ये सोचकर कि कुछ विदेशी व्यापारी क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अगले कई दशकों तक अंग्रेज चुपचाप व्यापार करते रहे। उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। उन्होंने भारतीय कपड़े और मसाले सस्ते में खरीदे और यूरोप में कई गुना महंगे दामों पर बेचे। इस दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता टूटने लगी। भारत छोटे छोटे रजवाड़ों और नवाबियों में बंटने लगा, और यहीं से अंग्रेजों ने अपनी असली चाल चलनी शुरू की। अंग्रेजों ने समझ लिया कि भारत को जीतने के लिए सबसे पहले भारतीयों को आपस में लड़ाना होगा। उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा से डराया, एक नवाब को दूसरे नवाब के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने भारतीय सेनाओं को प्रशिक्षित करने के नाम पर अपने अफसर बैठाए और धीरे धीरे सेनाओं पर नियंत्रण कर लिया। बंगाल, जो भारत का सबसे अमीर प्रांत था, अंग्रेजों की नजरों में सबसे कीमती था। साल 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव हुआ। नवाब की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध से पहले ही जीत तय कर ली थी। मीर जाफर, नवाब का सेनापति, अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर चुका था। प्लासी की लड़ाई शुरू हुई, तोपें चलीं, गोलियां चलीं, लेकिन नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा खड़ा रहा और कुछ ही घंटों में बंगाल अंग्रेजों के हाथ चला गया। प्लासी की जीत केवल एक युद्ध नहीं थी, ये भारत की गुलामी की शुरुआत थी। बंगाल की दौलत से अंग्रेजों ने अपनी सेना बढ़ाई और पूरे भारत में अपने प्रभाव का विस्तार किया। किसानों पर भारी कर लगाए गए, भारतीय उद्योगों को जानबूझकर बर्बाद किया गया ताकि इंग्लैंड का माल भारत में बिक सके। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए, अकाल पड़े, लेकिन कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ता रहा। 18वीं सदी के अंत तक अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी सैन्य और राजनीतिक शक्ति बन चुके थे। मराठों को हराया गया, मैसूर में टीपू सुल्तान को पराजित किया गया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। अब एक व्यापारिक कंपनी पूरे देश पर शासन कर रही थी, लेकिन इस शोषण के खिलाफ धीरे धीरे गुस्सा पनप रहा था। 1857 में चर्बी लगे कारतूसों की अफवाह ने उस गुस्से को आग में बदल दिया। मंगल पांडे की गोली ने विद्रोह की चिंगारी जलाई। मेरठ से लेकर दिल्ली, कानपुर, झांसी और अवध तक सिपाही और राजा अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर आजादी के प्रतीक बन गए, लेकिन विद्रोह संगठित नहीं था और अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और बेहतर रणनीति थी। विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। लेकिन शोषण जारी रहा। रेल, कानून और प्रशासन अंग्रेजों के फायदे के लिए बनाए गए। भारत को कच्चे माल की खदान और अंग्रेजी माल का बाजार बना दिया गया। आखिरकार लंबे संघर्ष, आंदोलनों और बलिदानों के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। अंग्रेज भारत में तलवार लेकर नहीं आए थे, वे व्यापार के बहाने आए थे, और जब तक भारत को समझ आया तब तक वे सत्ता के सिंहासन पर बैठ चुके थे। यही इतिहास हमें चेतावनी देता है कि कोई भी ताकत बाहर से आकर तब तक राज नहीं कर सकती जब तक अंदर से रास्ता ना मिले। इतिहास सिर्फ कहानी नहीं होता, इतिहास एक चेतावनी होता है, और जो चेतावनी को नजरअंदाज करता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है।